बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकील करीम डैडी साहब मारूफ ताजिर हैं, मारूफ समाजी शख्सियत हैं, कारोबारी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारे मामला हैं, मईशत कैसे संभलेगी, कैसे चलेगी, कौन चलाएगा और आखिर चैलेंजेस जो हैं उनका सामना कैसे ये मुल्क कर सकेगा। अकील करीम डैडी साहब बहुत शुक्रिया। क्या गैर यकीनी है स्टॉक मार्केट के लिए कि जिसकी बुनियाद पर एक महीना नहीं बल्कि काफ़ी अरसे से हालात ख़राब थे और अब तो हम सुनते हैं कि ब्लड बाथ होता है हर 4 दिन। देखें, स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से तो मैं यही कहूँगा कि जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज गिरती है। ठीक है ना, डायरेक्टली ताल्लुक है उसका ना, क्योंकि लोगों को इक्विटी से भी रिटर्न लेना होता है और बैंक से भी रिटर्न लेना होता है, तो ये एक दूसरे के कंपटीटर है। ठीक है। इंटरेस्ट रेट गिरते हैं, मार्केट परफॉर्म करती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, मार्केट परफॉर्मेंस खराब होती है। अब बुरी तरह क्यों गिरी? तो बुरी तरह इसलिए गिरी कि जो हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे, लेकिन हमारी बदकिस्मती के इंटरेस्ट रेट के साथ साथ टी बिल रेट और काइबोर रेट ज्यादा तेजी से बढ़े। ठीक है। जैसे पीछे अगर हम चले जाते हैं तो 9.5% काइबोर रेट ठीक हुआ, तो 13.5% में टी बिल ऑक्शन हुआ। बिल्कुल ठीक है। अक्सर हम एक्सपर्ट से सुनते हैं कि स्टेट बैंक ने रेट बढ़ा दिए, तो स्टेट बैंक तो सिर्फ जो रेट बढ़ाता है ना, वो पॉलिसी रेट बढ़ाता है, इंटरेस्ट रेट। ठीक है। टी बिल का तो टोटल फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में है और डीजी डेट को फाइनेंस मिनिस्ट्री खुद ऑर्डर करती है। बिल्कुल ठीक है। तो उन दिनों में हमने देखा कि सेकेंडरी मार्केट से भी ऊपर रेट पे टी बिल ऑक्शन हुआ। उस दिन हमारी इक्विटी मार्केट ये कब हुआ? तो ये जब 1.5% पॉलिसी रेट बढ़ा था। ठीक है। 2.5% से पहले 1.5% बढ़ा था। ठीक है। तो जब पॉलिसी रेट 1.5% बढ़ा तो उस दिन 2100 पॉइंट मार्केट गिरी थी। ठीक है। शायद अगर वो 1.5% पॉलिसी रेट होता और टी बिल ऑक्शन भी आसपास होता ना, तो शायद इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं आती। तो इक्विटी मार्केट के लिए तो मैं आपको कहूंगा कि हाँ, इंटरेस्ट रेट ने हमारी मार्केट को काफी डैमेज किया। दूसरा, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी बहुत। अकील भाई, पहले जो है ना वो हम इंटरेस्ट रेट के ऊपर बात कर लें। फिर तो इसका मतलब है कि ये कनेक्ट हुआ जो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से एक सवालात उठाए जा रहे थे कि अगर इसको IMF के कहने पे हम इस हद तक खुद मुख्तार कर दें कि उसके ऊपर रेगुलेटरी जो है हुकूमत की ख़त्म हो जाए। देखें, इतना बड़ा इशू नहीं है खुद मुख्तारी। इशू क्या है? अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट तो आप ही करते हो ना। लेकिन सवाल रहता है अपनी जगह नहीं, कि नहीं यार, हम खामोखा ऐसे ही फजूल सी बात करते हैं। नहीं, उसकी रीजन सुन लेना। रीजन आप जो भी दे। देखें, एक कॉरपोरेट का आदमी, एक किसी इदारे को किसी इदारे की सरबराही करने वाला आदमी, वो अपने इदारे की बेहतर मफाद के अंदर फैसले करेगा। उसको अपने इदारे की फिक्र होगी, मुल्क की फिक्र दायरे कि उसको उस तरीके से नहीं होगी। उसने अपनी परफॉर्मेंस का जवाब देना है। आप जो बंदा लाएंगे, क्या किधर से लाएंगे? अपॉइंटमेंट कौन करेगा? क्या हमारे लोग मेरिट पे अपॉइंटमेंट करते हैं? जाहिर है कि सवालात हैं यार। हम लोग अपने चचा मामू फूफे को रखते हैं यार। क्या हो गया यार? वो उन्होंने कौन सा आपसे बाहर जाना है यार? जो कहते हैं वही तो करते हैं। लेकिन अकील भाई, रास्ता तो खुला रहता है। एक बात जो समझाना चाहता हूँ ना, कि हमारे यहाँ लोगों को अब 2.5% पॉलिसी रेट बढ़ा, तो लोग बोलते हैं सेंट्रल बैंक ने 2.5% बढ़ा दिया। अबे भाई, आप लोगों का दिमाग खराब है। 2.5% जो बढ़ा है वो भी 12.25 तक गया है, लेकिन आपका टी बिल तो 15% पे ट्रेड कर रहा है। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ यार। तो ये तरीन साहब ने उस वक्त मुदाखलत नहीं की। देखिए, मेरा ये ख्याल था कि जिस दिन ये हुआ था, मैं उनके ऑफिस बैठा हुआ था। रजामंदी से हुआ आपकी? नहीं, मेरा तो ताल्लुक नहीं है ना रजामंदी। मेरा क्या वास्ता उनसे? नहीं, मैं वहाँ बैठा हुआ था और वहाँ जब मैंने इनको बताया कि यार, आपके पास इस वक्त जो टी बिल ऑक्शन किया है, ये इतना हायर साइड पे तो नहीं आना चाहिए ना। ये आप देखें तो उसने डीजी डेट से बात भी की थी। अल्लाह बेहतर जानता है उनका आपस का क्या मामला है, लेकिन इसके लिए एक बात तय है, किसी बैंकर को फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूं। माइंडसेट का मसला है। देखिए, बैंकर का माइंडसेट होता है, जब भी ये लोग आते हैं ना, ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ। अब मुझे जब उसने कहा कि भाई ये तो सेंट्रल बैंक ने बढ़ाया, मैं कहा उसने तो 1.5% बढ़ाया, आपने तो 3.25% बढ़ा दिया टी बिल के रेट। मेन तो भाई आप वो बोरोवर, आप उस जमाने में 27,000
अरब रुपए का कर्जा था, तो आपको तो हर हफ्ते 500 बिलियन या 700 बिलियन चाहिए। तो मेन तो बोरोवर आप हो, पब्लिक तो है नहीं। और ये पाकिस्तान में ये मॉनेटरी टाइटनिंग होनी नहीं चाहिए भाई। पाकिस्तान में कौन से मॉर्गेजेस हैं? सारे तो लोग कर्ज अपने अपने मकानों में रह रहे हैं। कौन सी लीजिंग है? 10% लीजिंग होती है। उसमें इतना बड़ा कोई मुझे नहीं लगता कि बोरो करके लोग खाने वाले हैं। तो हम लोग सामोखा अब 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मतलब 270 अरब रुपए आपने जाया कर दिए। बिल्कुल ठीक है। अब हम लड़ रहे, पेट्रोल प्राइस बढ़ाओ, डीजल की प्राइस बढ़ाओ, सब्सिडी खत्म करो। यार कभी आपने ये नहीं सोचा कि ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हो ये सबसे खतरनाक आइटम है? आपने कभी किसी के अच्छा, अब डैमेज कंट्रोल हो सकता है? देखिए, डैमेज तो कंट्रोल हो सकता है। कैसे? पॉलिसी मेकर चाहे तो हो सकता है थोड़े से। हमें देखिए, आप आईएमएफ से पैसे लेने गए। बिल्कुल ठीक है। अब आप आईएमएफ से $6 अरब तो ऑलरेडी प्रीवियस गवर्नमेंट ने उनसे डील बनाई हुई थी। बिल्कुल ठीक। आप उसको 6 पे ही रहने देते। आपने रिक्वेस्ट डाल दी ज्यादा की। जब आपने ज्यादा की रिक्वेस्ट डाली, उन्होंने ज्यादा सख्तियां आपको पेपर पे थमा दी। एक सेकंड अखिल भाई, आप कहते हैं कि पिछली हुकूमत के मुआहदे को अगर आप कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उसमें आईएमएफ कुछ नाराजगी भी तो थी ना कि आपने पेट्रोल प्राइस क्यों फिक्स किया? पिछली गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने प्रोवाइड किया हुआ था, ये जो अमाउंट हमने दी है, जो हम समझते हैं कि हाँ प्रोवाइड जरूर किया था, लेकिन $90 तक प्रोवाइड था। इनकी इंपोर्ट हुई है 105 साढ़े $5। ठीक है। तो ये साढ़े $15 उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया था। लेकिन दूसरी तरफ ये बात जहन में रखें कि ये जो प्रोवाइड करने वाली जो बातें हैं ना, ये करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपने बजट से ही किया है। आपने कहीं से डिविडेंड काटा है, तो डिविडेंड भी आपकी अदर इनकम है ना, रेवेन्यू का पार्ट है। फिर आपने डेवलपमेंट प्रोग्राम को कट किया है, तो वो पाकिस्तान की ग्रोथ को भी तो इफेक्ट करता है ना। तो पिछली गवर्नमेंट अपने आप को संभाल के चल रही थी। उनके हालात उतने बुरे नहीं थे, अच्छे, वो डे टू डे मामला को संभाल के बैठे हुए थे। मुश्किल इकोनॉमी में अच्छी परफॉर्मेंस थी, हम उनकी बुराई नहीं कर सकते। कुछ डिसीजन आखिर में बुरे हुए, जैसे टी-बिल ऑक्शन पे मैंने उन दिनों में भी यही कहा था कि ये अनफेयर। अच्छा, फैसला करने वाले ने क्या सोच के फैसला किया टी-बिल का? यार देखें, यहाँ कोई पूछने वाला होगा तो आप फैसले की क्रिटिसाइज करोगे। मैंने तो नहीं देखा इसके ऊपर किसी को, एक आदमी ने बात की हो। अकेला मैं बोलता रहता हूँ। मुझे समझ ये नहीं आती है कि मीडिया क्यों नहीं ये बातें उठाता। नहीं, आपका खुद अपना मफाद है स्टॉक मार्केट के अंदर। कोई ऐसा मफाद नहीं है कि मेरा मफाद बिल्कुल पाकिस्तान है। मेरा कोई ऐसा मफाद नहीं है कि मैं कोई बात ना करूं। मैंने ये बात उस जमाने में कही थी और मैंने ये बात आज भी कर रहा हूं। आज इसलिए कर रहा हूं कि अब जो काम शौकत साहब ने किए थे, वही काम आज भी मिफ्ता इस्माइल साहब ने की। आप मुझे बता रहे हैं 2-3-4 मुझे बताइए। टी-बिल के रेट 15% पे लेके, अब वो ये कहते हैं कि स्टेट बैंक से तो हम पैसे बोरो नहीं कर सकते और हमें तो बैंकों से पैसे लेने हैं, और बैंकों ने तो हायर साइड पे ऑफर किया है, तो हम क्या करें? अगर हम नहीं उठाते तो डिफॉल्ट होते। सोल्यूशन क्या है? देखिए, सोल्यूशन इसका ये है कि जब आपने एग्रीमेंट किया था तो क्या आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी आपकी? आप जब मुल्क के इंटरेस्ट में जब जाते हैं तो आपको ये नहीं पता कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी बोरोवर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। अगर आप ये लिख के दे के आते हैं कि जी हम स्टेट बैंक से बोरो नहीं करेंगे, तो फुफ्फे से करेंगे आप अपने। बिल्कुल ठीक। तो आप ये बातें वहां कहते हैं कि भाई आप हमें कहते हैं कि पेट्रोल पे सब्सिडी मत दो, डीजल पे सब्सिडी मत दो, ये तो अमाउंट कुछ भी नहीं है। जो डेट सर्विसिंग है, इसमें तो हमारे कपड़े उतर जाते हैं, तो उनको नहीं बता सकते आप। आपको तो अल्लाह ताला ने क्या अक्ल नहीं दी, आप क्यों बनते हो भाई फाइनेंस मिनिस्टर? जब ये आपने साइन किया तो ये तो आपने अपने आप को गोली मार दी। एक तरफ आईएमएफ के पास आप जाते हो, कहते ये सब्सिडी खत्म करो, हम भी कहते हैं खत्म, सब्सिडी मत दो। सब्सिडी फॉर ऑल होनी नहीं चाहिए, सब्सिडी फॉर पुअर होनी चाहिए, जैसे इमरान खान ने दी है ऐसा प्रोग्राम की सूरत में और बाकी बहुत जगहों पे हेल्थ की सूरत में, और इस तरह की सब्सिडी होनी चाहिए।
कि सब्सिडी फॉर पुअर, सब्सिडी फॉर ऑल नहीं होनी चाहिए, और ये आपको करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो आगे मुश्किलात बढ़ती जाएगी। दूसरा, आप जो सबसे बड़ा बर्डन जहां से आप उठाते हो, आपने आज तक IMF से बात क्यों नहीं की? आपने 7.25% इंटरेस्ट को आप उठा के आज 15% पे ले गए। 15% का मतलब तो हिसाब करो, कैलकुलेटर तो उठाओ भाई। 1% का मतलब 1%, आज 29,000 अरब रुपए कर्जा है हमारे पे इंटरेस्ट मिला के। अगले साल ये 33,000 अरब तो बगैर लॉस के हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। लॉस डालोगे तो और बढ़ जाएगा। तो मेरे भाई, अगर आप 15, अब तो मुझे लगता है 16 में पैसे मिलेंगे, 15 में भी शायद ना मिले, तो 16% में आप पैसे लोगे, तो आपने कभी हिसाब किया है कि कितने पैसे आपको देने? ना उसके ऊपर कोई बात करता है, क्योंकि वो पता नहीं है इनके लिए हनीमून पीरियड होता है, क्या होता है कि साले ये बात ही नहीं करते, कोई गवर्नमेंट बात नहीं करती इसके ऊपर। अब वो पॉलिसी रेट पकड़ के बैठ जाते हैं स्टेट बैंक। अरे भाई, स्टेट बैंक ने अगर रेट 1.5% बढ़ाया तो आप 1.5% बढ़ा दो। उमूमन टी बिल और पॉलिसी रेट पर कोई हमेशा फर्क नहीं होता, 0.25% कम होता है, आधा % ज्यादा होता है। एक ब्रेक ले लूँ वकील भाई, मैं यहाँ पे बार बार कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेता हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आता हूँ। स्टॉक मार्केट कैसे संभलेगी? ब्रेक के बाद खुशामदीद, अकील करीम डेडी साहब हमारे साथ मौजूद है। अकील भाई, स्टॉक मार्केट को कितना नुकसान पहुंचता है जो सियासी सूरत हाल अबतर होती है, जलसे निकल रहे हैं, जुलूस निकल रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है, इवन मईशत को भी फिर उसके अंदर हम घसीट लेते हैं, उसके अंदर फिर हम जो है वो मुल्क के मफादात को नहीं देखते। इससे मुल्क को कितना नुकसान पहुंचता है, खासतौर पर अगर स्टॉक मार्केट और डॉलर रेट के तनाजुर में? देखें, इस तरह की सिचुएशन जो आपने डिफाइन की है, ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में कभी भी नहीं है। जलसे निकले, जुलूस निकले, आपस में एक दूसरे से लड़ाई करें, ये नहीं होना चाहिए। बैठ के बात होनी चाहिए। जो पिछली गवर्नमेंट के साथ इशू हुआ है, डेफिनेट वो ये समझते हैं हमारे साथ ज्यादती हुई है, और हम भी फील करते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है, लेकिन इसके बावजूद बैठ के बात करने से शायद बेहतरी आ सकती है। आपकी इस रिप्ट सिचुएशन में आपको नुकसान कितना होता है ये हम सोच भी नहीं सकते। हमारा मुल्क कोई बहुत अमीर मुल्क नहीं है, कर्जे के ऊपर धंसा हुआ है, और 1 रुपया डिवैल्यूएशन समझ ले आप कि 125 बिलियन डॉलर हमारी डॉलर में लोन है, और आपको रुपये में कमा के डॉलर में कन्वर्ट करके पेमेंट करनी है। जो डॉलर आपका 60 रुपए का था या 45 का था, आज आपको 190 रुपए कमा के $1 वापस करना है। तो आप सिर्फ ये सोचें कि 60 रुपए एवरेज आपने 100 रुपए में भी कर्जा लिया है, अब आपको 200 रुपए कमाने, तो ये नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है। अच्छा, जो एक महीना हमारा गुजरा जो गैर यकीनी सूरत हाल थी, पूरा मार्च का महीना इसी में निकल गया, फिर रमज़ान आ गया, ज़ाहिर है कि कारोबार थोड़ा सा हल्का हो जाता है, इसका क्या मईशत को नुकसान पहुंचा? देखिए, एक तो जब ये अनरेस्ट था तो मईशत ऑलरेडी क्राइसिस में जा चुकी थी। ठीक है, क्राइसिस में इसलिए जा चुकी थी कि आप हालात देखते हैं तो आप फिर सब्सिडी देते हैं, सब्सिडी आवाम को खुश करने के लिए दी जाती है। फिर ये गवर्नमेंट आई, इन्होंने भी इस सब्सिडी को कंटिन्यू किया, मजबूरी ठीक है। उनकी तो अभी परचेस प्राइस थोड़ी सी $105 थी, इनकी शायद परचेस प्राइस $110 है, तो फर्दर सब्सिडी बढ़ गई। और फिर ऊपर से डिवैल्यूएशन जो है ये 2 तरफ से बढ़ने वाला काम है, एक तरफ प्राइस बढ़ना और दूसरी तरफ डिवैल्यूएशन। अब आप इलेक्ट्रिसिटी कितनी प्राइस बढ़ा सकते हैं, पेट्रोल कितना बढ़ा सकते हैं, डीजल कितना बढ़ा सकते हैं। अब ये सारे काम आप करते हैं तो ट्रांसपोर्ट मुसीबत बन जाती है, इंडस्ट्री मुसीबत बन जाती है, एक्सपोर्ट इफेक्ट हो जाती है, इंडस्ट्री इफेक्ट हो जाती है। तो हमारे मुल्क में बहुत सोच समझ के हमें कदम उठाने की ज़रूरत है। हमारी इकोनॉमी टीम को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। हम ये देखते हैं कि ये इकोनॉमी टीम जब बनाई जाती है तो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, जब प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते तो फिर वो बैठ जाते हैं। अब फिर
वो एक दूसरे को ब्लेम देते हैं। मिफ्ता साहब से आपका बड़ा ताल्लुक है, अच्छा कैसा बंदा है, परफॉर्म कर समझदार है, लेकिन क्या करेगा, इस इकोनॉमी को कैसे लेके चल सकता है बताएं। आपके पास $10.5 बिलियन का रिजर्व है, आपका डेफिसिट $1 बिलियन का तो मर मुड़ के आ ही जाता है। आपकी ऑयल की इंपोर्ट बढ़ गई है, आपकी पाम ऑयल की इंपोर्ट बढ़ गई है, आपकी कोल की इंपोर्ट बढ़ गई है, आपका फ्रेट महंगा हो गया है। आप मुझे बता दें, आपने जो सारे लगाए हुए प्रोजेक्ट और सब्सिडी पेमेंट आपको पावर की देनी है, पावर की आपके पास जाहिर बात है कि एलएनजी वगैरह के इशू चल रहे हैं, आपने इंपोर्ट नहीं किए, आपको लोड शेडिंग ज़्यादा करनी पड़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी होते हुए भी आपको लोड शेडिंग करनी पड़ रही है। क्यों करनी पड़ रही है? आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इसके लिए आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। डिसीजन क्या ले सकते हैं? सुबह जल्दी खुलवाएं कारोबार, बचाएं बिजली, बचाएं और जल्दी बंद करवा दें। आप क्यों नहीं कर सकते भाई? अगर आप में विल नहीं है तो आते क्यों हो गवर्नमेंट? अखिल भाई, डॉलर रेट कैसे कंट्रोल होगा? देखिए, डॉलर रेट सिचुएशन खत्म करें, सब्सिडी आप खत्म करें। सब्सिडी खत्म करेंगे, लोग चीखेंगे, हुकूमत नहीं चलेगी, तो क्या वोट नहीं मिलेंगे। आपका ये जो डिवैल्यूएशन है इसमें लोग नहीं चीखेंगे? ये ज्यादा खतरनाक है जो आपका पैसा कमजोर हो रहा है, तो खोखला कर रहा है जड़ों को। ये तो आपको ज्यादा तबाह कर रहा है। इसमें शायद इतना नुकसान नहीं होगा भाई। सब्सिडी अगर आप खत्म करते हैं तो डायरेक्ट सब्सिडी दे दे। कौन कहता है कि पुअर को सब्सिडी ना दे? बिल्कुल दे। मेरा ख्याल है आप पॉलिसी बैठ के बनाएं तो आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। फिर आज सिचुएशन उठा के आप देखें, हर तरफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। कभी आप फोर्सेस के खिलाफ कोई बात कर रहा है, कोई जुडिशरी के खिलाफ बात कर रहा है। ठीक है भाई, इशू है, इशू का हमें भी अफसोस है, लेकिन हम इतना आगे ना निकले कि हमें नुकसान हो। इशू की कीमत मुल्क की सालमियत ना हो। हमारे इदारों को हम कमजोर नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। हमारा दुश्मन मुल्क एक्टिव है। ये प्रोपेगेंडा हो सकता है पाकिस्तानी कौम तो शायद कम कर रही हो, कुछ नादान लोग होंगे जो शायद इस तरह के प्रोपेगेंडा कर रहे होंगे। बहुत सारे केस है जुडिशरी में, मुझे वहां से इंसाफ नहीं मिला, लेकिन मुझे इनके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। सिस्टम को चलाना, क्योंकि सिस्टम वरना कैसे चलेगा भाई? क्या हर चीज में हम उनको ब्लेम देंगे? मैं समझता हूँ हमारे लोगों को एहतियात करने की जरूरत है। अगर इमरान खान के इशू पे मैं बिल्कुल उसको उलट देखता हूँ कि लोग शायद इस चीज में इमरान को हटाने में जिन्होंने काम किया उन्होंने तो इमरान को बचा लिया, क्योंकि इकोनॉमी ने तो आगे जाके फंसनी थी। क्योंकि जिस तरह के इंटरेस्ट रेट बढ़े थे उसमें तो आपकी इकोनॉमी को स्लो होना ही होना है, और इकोनॉमी ने स्लो होना ही था। तो अल्लाह ताला का उस पर करम हो गया। अच्छा, पेट्रोल प्राइस की बात हो रही है। और ये करम इस तरह हो गया कि ये जब आए हैं, ये तो बड़े खुश थे ना कि हमने हुकूमत ले ली, नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गया। और इसके बाद आपने कभी किसी के चेहरे पे रौनक देखी है? मेरे ख्याल से वो हंसना भी भूल गए होंगे जो हालत देखी है। तो ये तो फिर अकील में हम कह सकते हैं ना कि 30-35 साल जो लोग तजर्बा रखते हैं उनसे भी गलती हुई है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को चलाना आसान नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को चलाना आसान नहीं है। जिसके ऊपर आज 29,000 अरब का कर्जा है, 15% इंटरेस्ट रेट है, 29,000 कर्ज और 15% इंटरेस्ट, 4,000 अरब रुपए बनते हैं। 125 अरब डॉलर में, और डॉलर का इंटरेस्ट भी अगर 6% भी ले लो तो आप सोचो तो सही कि $7.5 बिलियन 15,000 अरब होता है। 15,000 और 29,000, 44,000 अरब। 44,000 अरब के ऊपर आप हिसाब तो करो भाई। आपका तो 8,000 रेवेन्यू टारगेट है, तो आप तो इतना तो लॉस और डेट सर्विसिंग में दे रहे हो। इसके बाद क्या आप सब्सिडी दे सकते हो? आपको अपने मुल्क को तो ठीक करने की जरूरत है। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि जो सब्सिडी इमरान खान ने दी है, इस तरह की आप सब्सिडी दे तो शायद बुरी नहीं लगे। लेकिन पेट्रोल वाली ना दे, लेकिन फॉर ऑल ना दे, फॉर पुअर दे, टारगेटेड हो। जो मुफ्ता इस्माइल कह रहे हैं हम मोटर बाइक वालों को देंगे, ट्रांसपोर्ट को देंगे, अच्छी बात है, बिल्कुल दे, क्योंकि पुअर के लिए आपको काम करने की जरूरत है। फिर आपने सबसे बड़ा ब्लेंडर
अफगानिस्तान पीस। दूसरा ब्लंडर, चाइना से नाराजगी, क्योंकि चाइना हमेशा आपको सपोर्ट करता रहा है। $2.3 बिलियन हमारी रीशेड्यूलिंग का आना था, वो अभी तक नहीं आया। पिछले दिनों मैंने खबर देखी कि वो ये कह रहा है कि पहले हमें आईपीपी के 300 अरब रुपए दे दे तो हम फिर आपको पेमेंट देते हैं। अब चाइना को हमने क्या मजबूर किया इस तरह की बात करने से? क्यों नहीं दिए? कहीं तो कोई ना कोई कोताही होगी ना, इस कोताही को भी ठीक करने की जरूरत है। हमें रशिया से अपने रिलेशन बढ़ाने की जरूरत है। मैं आता हूँ, उस तरफ आता हूँ। मुझे एक मैं चाह रहा हूँ डॉलर वाले को मामले को हम खत्म करें, फिर रशिया की तरफ भी जाना है। 30% जो ऑयल रेट के हवाले से डिस्काउंट हमाद साहब क्लेम करते हैं। इसहाक डार साहब का जो मॉडल था डॉलर कंट्रोल करने का, क्या वो आज के दौर के अंदर एप्लीकेबल है? देखें, इसहाक डार साहब ने उन दिनों में कमाल किया था। मैं ये कहता हूँ उसकी तारीफ आपको करनी चाहिए। हमारे जैसे मुल्क में, जो कि हमारे पास रिजर्व नाम की कोई चीज होती नहीं है, इधर से पकड़ा उधर से पकड़ा रिजर्व बना के बैठे होते हैं, और उसके ऊपर रुपये को मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है। उसने हकीकतन मैनेज किया था। कुछ नुकसानात उसकी वजह से डेफिनेट हुए होंगे, लेकिन बहरहाल जो अच्छा काम है उसके अप्रिशिएट करना चाहिए, और ये इसहाक डार को पूरा क्रेडिट जाता है। दूसरा, वो बिला वजह की सब्सिडी के खिलाफ है, और वो आसानी से कन्विंस होने वाला बंदा। एहतजाज भी होते थे उनके खिलाफ, उनको लोग नाराज होते थे, लेकिन कंट्री इंटरेस्ट के लिए मैं उस बंदे के लिए अप्रिशिएट करूंगा। थोड़ी बहुत मेरी उनसे डायरेक्ट 1-2 दफा नाराजगी हुई है, लेकिन वो अपनी जगह पे। लेकिन बहरहाल उसको वो ज़्यादा बेहतर तरीके से एज ए फाइनेंस मिनिस्टर जितने आए अच्छा एक किया है उसने, हम तारीफ कर सकते हैं उसकी। अच्छा, 30% हमाद साहब का जो दावा है कि रशिया में सस्ता ऑयल दे रहा था, मैंने कहा ना, ये हमसे एक्चुअली ये बस टाइमिंग की बात है। इमरान खान साहब का टूर तो बहुत पहले से डिसाइड था। अब जब ये टूर आया तो जंग शुरू हो गई। जब जंग शुरू हो गई तो पूरी दुनिया की नजरें थी, पूरा यूरोप अमेरिका एक तरफ था। तो अगर ये शायद वॉर ना होती तो ये शायद लोग इसको पी जाते, इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि जंग शुरू हो गई थी तो ये ज़्यादा हाईलाइट हो गया। लेकिन इमरान खान बड़े अच्छे स्टेप्स ले रहा था। अगर ये ऑयल डील हम कर लेते, ये हमारे लिए विन विन होता, क्योंकि इस वक्त हमारा ऑयल की इंपोर्ट बहुत बड़ी है। 13-14 बिलियन डॉलर हमारा इंपोर्ट का बिल है। LNG ये मिला के 15 बिलियन डॉलर से कम नहीं है। अब 15 बिलियन डॉलर पे अगर आपको 30% डिस्काउंट मिलता है तो $4.5 बिलियन बनते हैं। आप ये सोचें कि $10.5 बिलियन अगर आपकी इंपोर्ट का बिल रह जाता है 15 में से, $4.5 बिलियन जो बेनिफिट है हमारी इकोनॉमी को, तो वो उड़ा के ले जाता। हमारे लिए तो इससे अच्छी कोई न्यूज ही नहीं है। यूरोप जो नाराज होता वो कितना इम्पैक्ट करता? अब यूरोप नाराज होकर हमारी 2 बिलियन की एक्सपोर्ट कम करवा लेता। हमारी कौन सी इतनी बड़ी एक्सपोर्ट है कि कोई नाराज हो जाएगा और हम रो पड़ेंगे? भाई, हमारी साली 27, 28, 30 बिलियन डॉलर की टोटल एक्सपोर्ट है। अगर $3 बिलियन कम भी हो जाती है तो आप ये देखें ना कि हमारे साथ बेनिफिट कितना बड़ा होता। आप एनर्जी सस्ती कर सकते थे, आप लोगों को एनर्जी पे सब्सिडी दे सकते थे। देखें, ये अटेम्प्ट इमरान खान ने जो की है, ये शहबाज शरीफ को करनी पड़ेगी। ये कंट्री इंटरेस्ट के डिसीजन है, और रशिया से अच्छे ताल्लुकात तो आपके इंटरेस्ट में है, आपके अगेंस्ट तो नहीं है। आपके बॉर्डरें मिलती हैं भाई, आपके करीब है रशिया, आप बहुत कुछ इनको बेच सकते हो, बहुत कुछ उनसे खरीद सकते हो। हर किस्म की दालें, आपके वीट, हर चीज उनके पास सरप्लस पड़ी है। अच्छा, पाकिस्तान को सूट क्या करता है? रशियन ब्लॉक सूट करता है या अमेरिकन ब्लॉक? हमें सारे ब्लॉक सूट करते हैं। माशी है तो बात, हम होते कौन है भाई? लड़ने वाले, खाने को पैसे नहीं है। अपनी खुददारी रखें बस, उस हद तक लड़ें किसी से भी ना। चाइना हमारा दोस्त है और है, रशिया हमारे से दोस्ती हो रही है, बिल्कुल ताल्लुकात बहाल करें। अमेरिका से भी ताल्लुकात रखें। अमेरिका आपका नेबर तो नहीं है कि उससे आपकी नाराजगी होगी। बिल्कुल। अमेरिका से आपके कितने रिलेशन है? सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की हद तक है। आपकी एक्सपोर्ट अमेरिका में है 8, 10, 12 अरब डॉलर की होगी। वो अमेरिका
की आप एक्सपोर्ट नहीं भी करते तो उसमें जारी बात है कि रॉ मटेरियल तो आप इंपोर्ट करते हैं, तो सामने इंपोर्ट भी कम हो सकती है अगर कम होने की सूरत में। दूसरी तरफ आपकी जो कॉटन है वो हॉट है आइटम, वो कोई भी आपसे खरीद सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें उस तरफ सोचने की जरूरत है। हमारे सोच सिर्फ जो इमरान खान ने कहा ना कि अफगानिस्तान से का पीस हमारे मुल्क के इंटरेस्ट में, हमारी ये सोच होनी चाहिए। ना हम अफगानिस्तान के पीस को डिस्टर्ब करें, ना हम लोगों से लड़ाई करें। इंडिया का हमारा एक इशू चल रहा है, अगर वो इशू रिजॉल्व हो जाता तो वो भी हमें मिल के बैठ जाना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी नई गवर्नमेंट को प्रायोरिटी पे बातचीत करनी चाहिए रशिया से, और वो डील जो इमरान खान लाना चाहता था तो वो आप इमरान से जाके शहबाज शरीफ चला जाए मिलने के लिए कि भाई आप हमारी ये डील अगर हमसे नहीं हो रही आप हमें करवा के। मैं एक ब्रेक लेता हूँ अकील भाई। एक बहुत अहम बात आपने की और शहबाज शरीफ साहब ने असम्बली में खड़े होकर नाज़रीन कहा था कि मैं मीसाके मईशत करने की तरफ हमें जाना चाहिए। कितना मुमकिन है? एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अकील भाई, शहबाज शरीफ साहब जब अपोजिशन लीडर थे तो उन्होंने कहा था कि मीसाक मईशत होना चाहिए। आपको लगता है कि पाकिस्तान में एक ऐसे मीसाक की ज़रूरत है कि जिसमें तमाम पार्टियां साथ बैठें और ये तय करें कि मईशत अलग चीज़ है और हमारी सियासत? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन पहले डिफरेंसेस तो ख़त्म करें, एक दूसरे को एक्सेप्ट तो कर ले। सियासत तो एक दूसरे के खिलाफ गलीज जबान इस्तेमाल तो बंद करें। किस रास्ते पे जा रहे हैं? हमारे लिए तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी जबान को ठीक करें। खान साहब से आपका अच्छा ताल्लुक है, मशवरा देंगे? मैं जरूर दूंगा, लेकिन मैंने कहा ना कि उनके साथ एक ऐसा इवेंट हुआ है जिससे वो खफा है, ठीक है ना। तो दूसरों को भी चाहिए ना कि भाई ठीक है, आप टेक ओवर कर, आपने पार्लियामेंट में अक्सरियत शो की है, लेकिन कम से कम ये फ्लोर क्रॉसिंग का कानून बनाया क्यों है? अगर बनाया है तो कानून हटा दो ना, फ्लोर क्रॉसिंग का खत्म करो। और जब कानून है तो क्यों ब्राइब करते हो एक दूसरे को? बुरी बात है ना। तो मीसाक के जमहूरियत में ये चीजें पहले आनी चाहिए ना कि भाई तू मेरे आदमी ना खरीद, मैं तेरा आदमी ना खरीदूं। ये देखें, हमें अपने आप को डिसिप्लिन करने की जरूरत है। चले, सियासी बात है, जाहिर है कि आप इस सियासी बात नहीं है, ये स्ट्रेट बात है। मुझे एक बात बताओ, आप मेरे कैंप में इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप कामयाब हो जाते हैं, ये सब आपको खरीद लेते हैं। चलो नहीं खरीदते हो, आप समझते हैं कि मुझे इनके साथ जाना चाहिए, लेकिन आप में कम से कम इतने गट्स होने चाहिए ना कि यार अकील डेडी के साथ में था, मैं ये ले रिजाइन, मैं अपनी सीट से करता हूँ रिजाइन, दूसरे निशान से लड़ूंगा, अब मैं लड़ता हूँ इलेक्शन। अब आप जीत जाओ, चले जाओ उधर। फिर कानून बनाते क्यों हो भाई? ना बनाओ। अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना ना बनाओ। कानून बनाना भी है, उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं करना, लोगों को खरीदना भी है। भाई ये दो चीजें नहीं हो सकती। ये सारी पार्टी के इंटरेस्ट में, नवाज शरीफ के भी इंटरेस्ट में, शहबाज के इंटरेस्ट में, पीपल्स पार्टी के इंटरेस्ट में। वैसे पीपल्स पार्टी के लोग मैंने देखा है कम ही जाते हैं, कम बिकते हैं, मतलब जाते कम है, उनके साथ इंटैक्ट ज्यादा रहता है। हाँ, तो वो थोड़े से अपनी पार्टी से उनकी वाबस्तगी स्ट्रांग होती है। हमने अभी तक तो यही देखा। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखें, इस तरह की चीज़ें इम्प्लीमेंट करें। इसके बाद मैं समझता हूँ जब खान साहब को एहसास होगा कि यार जो गलत चीज़ है उसको ये गलत कह रहे हैं, वो भी आगे आएगा, क्यों नहीं आएगा। अब एक तरफ उसके साथ ये हो चुका है और उसके बाद हम कह के मीसाक जमहूरियत करो, बिजनेस की जमहूरियत, मीसाक बिजनेस करो, इकोनॉमी करो, तो वो फिर मुश्किल। लेकिन अकील भाई, तय नहीं कर लेना चाहिए सियासतदानों को, सबको बैठ के चले इस मसले को सॉर्ट आउट कर लें, नए इंतखाबात हो जाए। बैठना पड़ेगा। नहीं है, झगड़ा ठीक नहीं है। और ये उस मुल्क पे झगड़ा जो थोड़ी सी भी मुश्किल अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने कहा ना, 3 साल इमरान ने बहुत अच्छे निकाले, लेकिन फिर शुरू हो गया सिचुएशन। जाहिर बात है, इमरान को भी दिख रहा था कि ये मेरे पीछे लगे हुए हैं, तो उसने भी थोड़ी बहुत सब्सिडी दी। पहले वो
पुअर सब्सिडी पुअर को दे रहे थे ना, उन्होंने उसके लिए काफ़ी प्रोग्राम बनाए माशाल्लाह। और इनको एहसास प्रोग्राम और हेल्थ कार्ड वगैरह ये ढके छुपे तो नहीं है ना, कामयाब प्रोग्राम है। और ये गवर्नमेंट को भी इनके सारे प्रोग्राम को कंटिन्यू करना चाहिए। अच्छा अकील भाई, अगर जो है वो ये तय पाया जाए जिस तरह इमरान खान साहब का मुतालबा है कि इलेक्शन की तरफ मुल्क चला जाए, तो जाहिर है कि 2-3 महीने का एक गैप आएगा जिसमें निगरान हुकूमत हो, तो क्या मईशत इस काबिल है कि उस 2-3 महीने के ट्रांजिशन पीरियड को अफोर्ड कर सके? आपका ये सवाल अच्छा सवाल है, उस पे जवाब जो है ना मेरा, मैं ऑलरेडी एक टीवी चैनल पे जवाब दे चुका हूँ। देखें इस वक्त सिचुएशन क्या है। ये गवर्नमेंट से जब हम कहेंगे ना कि ये सब्सिडी ये खत्म करो, तो वो कहेंगे यार ये तो प्रीवियस गवर्नमेंट की हमारी जान पे आई हुई है, ठीक है। अब हम जब गवर्नमेंट में आ जाए ना, तो ये अगला और पिछला कहना बंद करें। अब आप आगे हो ना, सब चीजें आपने देखी हुई थी ना, सब आपको पता था जब आप आए थे, तो आपको सोच के आना चाहिए। अब आप इसको सब्सिडी खत्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि आपको इलेक्शन में जाना है, पब्लिक से वोट लेना है। अब आप पब्लिक से वोट लेने में आपको आप यही कहेंगे ये पिछली गवर्नमेंट की मुसीबत, हम इसको क्यों इफेक्ट हो। तो ये उमूमन केयर टेकर गवर्नमेंट ही कर सकती है। और केयर टेकर गवर्नमेंट को फिक्र नहीं होगी, वो 3 महीने के लिए आते हैं, वो बोलते हैं यार जो है काम मुल्क के लिए करके चले जाओ, ठीक है। अगर उनको आप बोलोगे 2 साल बैठना है, तो वो भी वही करेंगे। तो ये जिसको हम गंद कह सकते हैं कि गंद है, और इसको साफ करना है। अब ये लोगों में इतनी हिम्मत है और IMF उनको पैसा नहीं देता, तो उनको तकलीफ होगी। IMF ये चाइना को 300 बिलियन नहीं देंगे, उनको तकलीफ होगी। फिर इनको चाहिए कि IMF से फर्दर पैकेज अभी ना मांगे, प्रीवियस जो $3 बिलियन है उसी को फोकस करें। उसमें काम चल जाएगा हमारा। देखिए 2-3 महीने तो निकालो भाई, विकेट पे ठहरो तो सही ना। विकेट फिर कहाँ से पैसे आएंगे? विकेट पे ठहरोगे तो शॉट लगेंगे ना। अभी तो आपको अपनी इंपोर्ट इसको भी तो सही करना है ना। देखे ना, लग्जरीज हम मंगाए जा रहे हैं, गाड़ियां हम मंगवाए जा रहे हैं, टिकटें बेताशा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रेवलिंग बेताशा हो रही है। तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल तो करने की ज़रूरत है ना। मैं समझता हूँ इनके लिए फौरी तौर पे जो डिसीजन लेने हैं ना, ट्रेवलिंग के रिस्ट्रिक्शन लगाए। कैसे लगाए भाई? आप जो देखें, आपका मुझे उम्रे पे जाना है, मुझे कैसे रोक सकते हैं? मैं आपको ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आप उम्रे पे ना जाए। चले, मुझे घूमने जाना है। मैं आपसे यही कहूँगा कि इस मुल्क के पास इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम है। आप जो भी टिकट बनाते हो, आप एमिरेट्स की बनाओगे, आप अबू धाबी से जाओगे, आप तुर्की से जाओगे, कतर से जाओगे, तो वो सबको सेंट्रल बैंक डॉलर देती है ना भाई। अब और डॉलर उसके पास है नहीं। इस वक्त आपके ऊपर मुसीबत आई हुई है, तो इस मुसीबत में भी आप बोलोगे मुझे घूमना है। भाई साहब, हुकूमत कैसे कंट्रोल कर सकती है? हुकूमत कर सकती है, अपील कर सकती है, या कोई कानून में विल होना चाहिए, और वो कर सकती है। और वो एयरलाइन को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकती है कि भाई आप पाकिस्तानी टिकटें इशू करने से पहले इससे ज्यादा आप टिकटें इशू नहीं कर सकते। लास्ट मंथ $350 मिलियन की टिकटें इशू हुई है। आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ये 150 मिलियन से ऊपर नहीं जाएगा। हज ऑलरेडी आपने अनाउंस किया हुआ है, उस पर कोई बिल्कुल आप रोक भी नहीं सकते, और उसमें आप इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। लेकिन आप बाकी ट्रेवलिंग रोक सकते हैं। हज पे बड़ी बात हो रही है कि 1 मिलियन का पैकेज आ रहा है। देखें, अभी हज का पैकेज आया है, गवर्नमेंट ने 10 लाख रुपए का है। गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए? मेरी सजेशन है, माने ना माने वो अलग बात है। जो आदमी बेचारा पहला हज करने जा रहा है, उसके रेट आप कम कर दो, ठीक। जो आदमी दूसरा हज कर रहा है, उसके रेट आप बढ़ा दो। अब जैसे इन्होंने 10 लाख रुपए, 10 लाख तो ये बेचारा गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। पहले हज करने वाले का रेट है 6 लाख, दूसरे हज करने वाले का 12 लाख, तीसरे जो करने जा रहा है 18 लाख, ताकि बार बार जाने वाले को थोड़ा पेनल्टी पड़े, और जो बेचारा पहली दफा अफोर्ड कर सकता है जरूर जाए भाई। दूसरे तीसरे तो अफोर्ड वाले ही जाते हैं ना। तो इस तरह का मॉडल देना होगा। अच्छा, बेचारा जो हमारे मुल्क में गरीब आदमी पूरा 10-20, आपने देखा हो 50 साल 60 साल के बाद वो बेचारे हज पे जाते हैं, सारी जिंदगी पैसे जमा पूरी जिंदगी पैसे जमाते हैं। जब जमा हो जाते हैं तो फिर रेट बढ़ जाते हैं, फिर जमा होते हैं, फिर बढ़ जाते हैं। अब उन्हें उन लोगों की ख्वाहिशें हमें पूरी करनी चाहिए। अच्छा, आखिरी 2-3 मिनट है, 1 2 3 4 मिफ्ता इस्माइल साहब को क्या करना चाहिए? फौरी तौर पे ट्रैवलिंग बैन, फौरी तौर पे
बड़ी गाड़ियां बंद कर दें इंपोर्ट, फौरी तौर पे लग्जरी गाड़ियां बंद कर दें। 1300 सीसी के ऊपर गाड़ियों पे रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, लैंड क्रूजर नहीं अगले आएगी। 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए सिर्फ। आप अपने आप को संभालें, फिर आप पॉलिसी बनाएं। इलेक्शन होता है तो भी ठीक है, नहीं होता तो भी ठीक है। बाकी सियासी बातें आप और पार्टियां आपकी खुद ज्यादा बेहतर समझदार लोग हैं। ये डिसीजन आप 24 घंटे में करें। जो टाइमिंग है वो आप सुबह 7 बजे से बिजली बचाएं। बिजली आप कम बना रहे हैं, लोड शेडिंग ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। लोगों को इंडस्ट्रियलिस्ट की प्रॉब्लम वैसे ही कम हो जाएगी। अभी इस वक्त सिचुएशन है, दुनिया में स्लो डाउन आ रहा है, उसका इम्पैक्ट अब आपके एक्सपोर्ट पे भी पड़ेगा। तो आप पाम ऑयल मंगवाते हैं उसमें कमी लाएं भाई। कोई लोगों को ये तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई अगर $500 का पाम ऑयल $1800 हो गया है तो खुदारा उसका इस्तेमाल भी तो कम करो। हम दुनिया के वो लोग हैं, इस्तेमाल कम नहीं करना, महंगाई का रोना है। तो महंगाई का रोना जब पता चले ना कि बाइंग पावर कम हो, फिर आप बड़ी गाड़ियों पे इस तरह रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि रोड पे हफ्ते में 3 दिन से ज्यादा वो नहीं चल सकती। ठीक, डे मुतय्यन कर दें। ट्रांसपोर्ट को आप बेहतर करें ताकि लोगों के हाथों में गाड़ियां ज्यादा है वो थोड़ी कम हो, क्योंकि हमारे यहाँ तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं तो गाड़ियां ज्यादा है। आ गई हैं कुछ बसें, सुना है। तो बस वो इस तरह के डिसीजन लो। मिफ्ता साहब समझदार आदमी है, वो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते यार। क्या तवक्का क्या है मिफ्ता साहब को, क्या तवक्का है आप मिफ्ता साहब से? आप तो भाई मेरी तवक्को तो बहुत होती है, लेकिन ये बेचारे जब बाहर बैठे होते हैं ना तो उनको बड़े हनीमून पीरियड दिख रहा होता है। अंदर आते हैं तो सब गिर पड़ते हैं। गिरना नहीं चाहिए, हिम्मत अपनी कायम व दायम होनी चाहिए। डिसीजन लो। अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया। पहले दिन से डिसीजन लेना शुरू करते हैं तो कुछ ना कुछ हो जाता। डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा, यानी कि सख्त फैसले करना होंगे, फौरी फैसले करना होंगे। सख्त नहीं, सख्त फैसले करना होंगे। लोगों की गालियां सुनने के लिए भी तैयार रहे, क्योंकि ये आपके मुल्क के इंटरेस्ट में है। लोगों को बुरा लगता है भले लगे, लेकिन आप एक्शन फौरन। यानी कि मुल्क की खातिर नाज़रीन अकील करीम रेड्डी साहब का यही कहना था कि फौरी फैसले लेने होंगे, सख्त फैसले लेने होंगे, वरना मईशत हाथ से जिस तरह से रेत निकलती है उस तरीके से निकले जा रही है, इसको ज़ाहिर है कि रोकना होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही।